Sí, acá hay que ahora वही वो वही रहता है। तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है कक्षा 11 अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ में हम लोग स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। क्योंकि आज कक्षा 11 का पहला क्लास है, तो इसलिए आप ध्यान से और इससे इसको पढ़ाने से पहले बताने से पहले आप जो है किताबें ले लें और किताबों से पढ़ने का प्रयास करें। ये जो सरकारी किताबें हैं ये आप देख सकते हैं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कक्षा 11 के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये पाठ्य पुस्तक जो है निर्धारित की गई है। आप इस किताब से लेकर के आप पढ़ सकते हैं। तो हम लोग आज जो है आजादी के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी ऑफ इंडियन इकोनॉमी and the इवनिंग हो जाता है संध्या ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जानने से पहले कि देश में आर्थिक स्थितियां यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले कैसी स्थिति थी। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई। क्योंकि हम लोग इसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि भारत में जो है कौन सी जो है कंपनी जो है व्यापार करने के लिए आई और उसने अपना साम्राज्य कैसे बढ़ाया। तो इसके पहले कैसे अपना साम्राज्य बढ़ाया और यहाँ की अर्थव्यवस्था का विकास न करके यहाँ की अर्थव्यवस्था की गति को धीमी कर दिया। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी भारत में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में व्यापार करने आई। मतलब इनका व्यापार करने का मुख्य उद्देश्य उस समय की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार विकास ही करना हुआ होगा। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई। इसके पहले यदि देखा जाए तो 1757 प्लासी का युद्ध अवध के नवाब और मीर कासिम के बीच हुआ था। तो जो प्लासी लॉर्ड क्लाइव की अध्यक्षता में जो है लॉर्ड क्लाइव की अध्यक्षता में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। लॉर्ड क्लाइव की अध्यक्षता में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध के बाद ही जो है बंगाल का जो नवाब है वो मीर कासिम को बना दिया गया।
प्लासी की लड़ाई में जैसे अंग्रेजों ने विजय हासिल प्राप्त की क्लाइव के नेतृत्व में, और मीर कासिम को बंगाल का मीर कासिम को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। और ये कहा जाता है कि 1757 के प्लासी युद्ध के बाद ही अंग्रेजों का भारत में एक आर्थिक राजनीतिक इनका वर्चस्व जो है स्थापित होना प्रारंभ हो गया था प्लासी के युद्ध के बाद ही। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्लासी युद्ध के बाद जो है भारत में व्यापार करने आई और धीरे धीरे यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था पर इनका क्या हो गया, वर्चस्व स्थापित हो गया। तो इनका वर्चस्व स्थापित होने के बाद जो है, अगर थोड़ा सा इससे पहले देखा जाए तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक स्थिति थी काफी विकसित स्थिति थी, उन्नत स्थिति थी, विकसित स्थिति थी। देश का चाहे पर कैपिटा इनकम हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, बहुत सारे क्षेत्रों का विकास हो गया था या विकास था। लेकिन अंग्रेजों के भारत में आने के बाद जो है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है सिर्फ जो है कच्चे माल के निर्यात का ही क्षेत्र बन पाया, क्योंकि 1858 में भारत का प्रशासन जो है, 1858 में भारत का जो प्रशासन है, भारत का प्रशासन अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया, अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। अंग्रेजों के भारत 1858 में भारत का जो प्रशासन है अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया, और उन्होंने 15 अगस्त 1947 से पहले लगभग 200 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, 200 वर्षों तक शासन किया। और इस तरीके से 200 वर्षों के शासन करने के बाद देश की जो आर्थिक स्थितियां थी, सिर्फ भारत जो है कच्चे माल का उत्पादन करता या निर्यात करता बन गया, और इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। यहाँ से कच्चे माल का दूसरे ब्रिटेन को जो है निर्यात किया जाता था, और वहां से वस्तुओं को आयात किया जाता था और भारत में जो है महंगे दामों पर बेचा जाता था। अब विशेषकर अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र के बाद विशेषकर जो हस्तकला जो उद्योग था, जैसे ढाका का मलमल, बंगाल का जूट उद्योग, ढाका का मलमल, ढाका का मलमल, बंगाल का जूट उद्योग, ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, वहां पे मलमल यानी कि मलमल जो है एक प्रकार का जो है विशेष जो है सूती कपड़ा है। मलमल जो है एक प्रकार का विशेष जो है सूती कपड़ा है। इसका मूल निर्माण क्षेत्र बंगाल, इसका जो है मूल जो है निर्माण क्षेत्र बंगाल, विशेषकर ढाका। ढाका में जो है सबसे अधिक जो है मलमल कपड़े का उत्पादन होता था। ढाका में मलमल के उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्र के रूप में विश्व भर में बहुत ख्याति थी, लेकिन यह धीरे धीरे वहां से भी वस्तुओं का कच्चे माल का ही जो है ज्यादातर जो निर्यात जो दूसरे देशों को होने लगा, और वहां के अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा वहां की अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाई गई। ये पहले भारत में ही था, जिसको पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 में जो है बांग्लादेश का उदय हुआ था, उससे पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था।
इधर पश्चिमी पाकिस्तान था। तो बाद में जो है पश्चिमी पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान कर दिया गया और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश कर दिया गया। तो 1971 से पहले जो है ये भारत का ही जो है बांग्लादेश जो है एक भाग हुआ करता था और वहाँ पे जो है जूट का बड़े पैमाने पर उत्पादन आज भी होता है और पहले भी होता था। लेकिन हम लोग स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी आर्थिक स्थितियां अच्छी थी, लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, और यहाँ का शासन प्रशासन जो है अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। और उसके आने के बाद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक गति थी धीरे धीरे कम होती गई। आर्थिक जो विकास की गति है जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था सिर्फ कच्चे माल का उत्पादक के रूप में बनकर रह गई और आयातक और दूसरे ब्रिटेन से भारतीय अर्थव्यवस्था सिर्फ वस्तुओं का आयातक के रूप में देखने को मिलती है। अब हम लोग औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में पढ़ेंगे। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था है क्या? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था इसको इंग्लिश में कोलोनिकल IEL इकोनॉमी, कोलोनिकल इकोनॉमी, इसको निम्न स्तरीय अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। निम्न स्तरीय अर्थव्यवस्था अब देखिए औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था क्या है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था जो दूसरे देश से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ये दूसरे देशों से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था, जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था। यानी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था यानी कि दूसरे देशों से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था, यानी कि जिस अर्थव्यवस्था पर दूसरे देशों का अधिकार हो उसको औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिसमें जो है शासक देशों का अनुपालन करना पड़ता है, अनुपालन करना पड़ता है। यानी कि वह देश जिस पर दूसरे देशों का अधिकार हो और वह देश जो कहे उसकी बात को माना जाए। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी जिसको कहते हैं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, ये ब्रिटेन की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी। यानी कि ब्रिटेन का प्रशासन जो है भारत में काम करता था, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, अन्य क्षेत्रों के भी संदर्भ में काम करता था। लेकिन हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। तो ब्रिटेन का कानून भारत में पूरी तरीके से लागू होना ही औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे कृषि उद्योग, अगर देखा जाए कृषि उद्योग, व्यापार, कृषि
उद्योग व्यापार यानी कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड पर भारत का एकाधिकार नहीं था। मतलब इसके बारे में, कृषि के बारे में, उद्योग के बारे में, व्यापार के बारे में निर्णय लेना है तो भारत सरकार नहीं निर्णय ले सकती। कौन निर्णय ले सकता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार, ठीक है। तो कृषि, उद्योग, व्यापार में भी हम लोग निर्णय नहीं ले सकते थे। तो इसको कहते हैं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे शोषित देश, शासक देश के लिए शोषित देश, शासक देश के लिए कच्चे माल का उत्पादन करें। ये औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की ये यदि विशेषता देखी जाए तो वह देश जो सिर्फ कच्चे माल का निर्यातक के रूप में कार्य करे वो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहलाता है, यानी कि अपने देश में उद्योगों को चला सके। दूसरी चीज, शासक देश अपने उपनिवेश औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजार बना सके। यानी कि दूसरी चीजें कि जो औपनिवेशिक देश है शासित देश में अपना उपनिवेशिक बाजार स्थापित कर सके। उपनिवेशिक बाजार का मतलब ये हुआ कि पूरे बाजार पर नियंत्रण हो। किसका नियंत्रण हो? शासक करने वाले देश का। किस देश पर? जो शोषित देश है, जो गुलाम देश है, उसके ऊपर शासन करने का अधिकार। ये जो है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की ये विशेषता है। और हो सकती है पूंजी को, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था मतलब पूंजी को अपने देश में यानी कि शोषित देश में बड़े पैमाने पर लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि विदेशी अपना उद्योग धंधा स्थापित कर सके और यहाँ से ज्यादा लाभ कमा सके, ज्यादा फायदा कमा सके और अपने देशों को ले जा सके। उस समय की यदि अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो भारत में कच्चे वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था। जैसे आपने सुना होगा कि भारत में नील की खेती की जाती थी। नील की खेती को अफीम की खेती के नाम से जानते हैं। तो भारत में नील की खेती होती थी बड़े पैमाने पर और यहाँ से ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था और वहां से बहुत सारी वस्तुएं बना करके विश्व के तमाम देशों में और भारत में ऊंचे दामों पर आती थी। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था को निम्न स्तरीय अर्थव्यवस्था बनाने का ये हमेशा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या औपनिवेशिक शासक के द्वारा हमेशा करने का ये प्रयत्न या प्रयास किया गया। इसमें क्या होता था कि जो निवेश करने वाला जो देश था शासित देश से पूंजी निकाल करके अपने देश को लेकर के चला जाता था, तो जिससे वहां के लोगों की तरक्की होती थी और शोषित देशों के लोगों की तरक्की नहीं होती थी। इसलिए जो शोषित देश है, जो गुलाम देश है, वहां की अर्थव्यवस्था का सही तरीके से विकास नहीं हो पाया। क्योंकि अगर इसके पहले देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हालांकि इसके पहले बहुत सारे शासक वर्गों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को तहस-नहस किया और 200 वर्षों तक, लगभग 200 वर्षों तक प्लासी के बाद ही भारत में अंग्रेजी राज्य स्थापित हुआ और इन्होंने भी सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को कच्चे माल के उत्पादक के रूप में, कच्चे माल के निर्यात के रूप में ही स्थापित करने का प्रयास किया और भारत में दूसरे देशों से बनी नहीं बनाई वस्तुएं का आयात किया जाता था, जिससे वस्तुएं काफी महंगी होती थी। इसलिए यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम होता था वो काफी कम होता था। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग जो है सामंतवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।